Hi students, how are you? I hope you all are well and your preparation is also going well. तो ये क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 7 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ एनसीईआरटी हैं। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि देखो एग्जाम्स के आप बिल्कुल नियर पहुँच चुके हो, तो जिन्होंने प्रिपरेशन करनी थी वो प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। इनमें से कोई टॉपिक अगर मुझसे समझना है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना कि ये वाला टॉपिक करा दो, तो फिर कल हम उस पर वीडियो प्लान करेंगे। ठीक है, आज पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आपको IUPAC नॉर्म्स पे देखो ये यहाँ पे नेम दिया गया है, IUPAC नेम है ये कॉम्प्लेक्स का, और आपको इससे इसका फॉर्मूला बनाना है। हालांकि आंसर साथ में लिखा हुआ है, लेकिन आपको टेक्निक समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो। तो जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर वाली क्लास कराई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉजिटिव काउंटर आयन लगा हुआ है, पॉजिटिव काउंटर आयन का नेम सबसे पहले लिखा जाएगा। पॉजिटिव काउंटर आयन के बाद फिर लिगेंड्स का नेम लिखा जाता है, उसके बाद मेटल का नेम लिखा जाता है। और अगर पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का नेम लिखा जाएगा, और अगर कोई भी नहीं है तो फिर नेम लिखने की नीड ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे पोटाशियम क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन है, उसके लिए आपने सिंबल दे दिया के। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितने पोटाशियम लगाने हैं, मतलब 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, कुछ नहीं मालूम। तो अभी आप इसका नंबर क्या रख लें, n रख लें। आपने कहा कि हमने यहाँ पे कितने पोटाशियम लगाए हैं, हमने यहाँ पे n पोटाशियम लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ट्राई ऑक्सलेटो। अब आप अपना जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्पीयर को स्टार्ट करें, या आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब पहले आप सेंट्रल मेटल को देखें, कौन सा है सेंट्रल मेटल जिसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है, तो वो क्या है, वो तो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम आपने यहाँ पे लिख दिया। ट्राई ऑक्सलेटो, लिगेंड्स जो हैं वो ऑक्सलेट लिगेंड है और कितना है, 3 है। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी भी क्या रह गया, आपको ये नहीं मालूम कि पोटाशियम का नंबर क्या है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। अब हमें ये पता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, तो आपने उसको क्या रख लिया, +3 आपने उसका चार्ज रख दिया। बाकी जो स्पीशीज़ यहाँ पर हैं उन सब का चार्ज आप इनमें ऐड कर दें। पोटाशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, और कितना पोटाशियम है, n पोटाशियम है, तो n पुट कर लेना आप यहाँ पे। ऑक्सलेट पे चार्ज होता है -2, और कितने ऑक्सलेट हैं, 3 हैं, तो 3 नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो गया है ना। तो 0 के इक्वल आपने पुट कर दिया, आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो n की वैल्यू आपके पास 3 आती है, दैट्स वाई आंसर में पोटाशियम के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। समझ पाए आप इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है। अब इसमें इन्होंने कहा डाइक्लोरिडो, इसका मतलब लिगेंड का नाम है, तो कोई पॉजिटिव काउंटर आयन तो नहीं है। अब पहले आप क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें। ओके, सेंट्रल मेटल कौन सा होता है जिसके साथ रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई हो, वो सेंट्रल एटम होता है। तो जो कि आपका यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, आपने कोबाल्ट लिख दिया। ओके, उसके बाद डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो का मतलब कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। और कहता है बिस इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन की एब्रीवेटेड फॉर्म है, और बिस मतलब इसका मतलब भी 2 होता है। तो ऐसे करके आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कोबाल्ट का जो चार्ज है 3, क्या आपके कॉम्प्लेक्स में, जो ये कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है, क्या यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज 3 बन गया है क्या, क्या इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का चार्ज 3 आएगा क्या, देख लो कैलकुलेट करके। x, इसको कोबाल्ट को आपने क्या माना है, x माना है, और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इथेन 1,2 डायमाइन पे 0 चार्ज होता है, और इसको 0 के इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 2 आ रही है, जबकि आपके कॉम्प्लेक्स में कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है। तो आपको कोई ऐसा चार्ज कॉम्प्लेक्स पे लगाना होगा, यहाँ पे कोई चार्ज लगाना होगा जिससे ये जो कोबाल्ट है इसका चार्ज कितना आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होना चाहिए। तो मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं +1 पुट कर सकती हूँ ना।
अगर मैं यहाँ +1 पुट करूँगी तो 0 के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स के मैं इसको इक्वल रखूँगी। फिर जो ये -2 है, जब इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगी तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन करने होते हैं। ये थोड़ा सा आपको इवन नेमिंग से डिफिकल्ट पड़ता है क्वेश्चन, तो इसको आप 2-4 प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो फिर आपको समझ आ जाएगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन में, कि किस में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसके सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी या जो कंडक्टेंस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देख लीजिए आपकी किसके आयंस ज़्यादा हैं उसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में कोई काउंटर आयन नहीं, मतलब ओवरऑल इसका एक ही एंटिटी बन रहा है, एक ही स्पेशीज यहाँ पे बन रही है, इसलिए सबसे कम इसी का है। सेकंड में देखिए, सेकंड कॉम्प्लेक्स में कितने आयन बनेंगे, एक तो आपका खुद कॉम्प्लेक्स हो गया और एक काउंटर आयन Cl हो गया, तो सेकंड वाले में आपके 2 आयन बनेंगे। थर्ड वाले में चेक करें, थर्ड वाले में एक तो आपका कॉम्प्लेक्स हो गया और 3 काउंटर आयन हो गए, तो टोटल कितने बन गए, 4 आयन बन गए। लास्ट वाले में चेक करें, एक तो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया और 2 काउंटर आयन हो गए, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इसका मतलब जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपका, इसमें कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके आयन ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, आयंस के अकॉर्डिंग इसने लगाया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। T2G और EG ऑर्बिटल्स किनको कहते हैं। तो जब आप इस चैप्टर में CFT पढ़ते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ते हो, तो आप वहाँ पे देखते हो कि वैसे तो जो D ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के जो 5 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है तो उनको हम डी जनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, डी जनरेट कहते हैं। वो डी जनरेसी को मेंटेन करते हैं जब तक लिगेंड का अटैक इनके ऊपर नहीं है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल्स को, तो जो ये 5 डी ऑर्बिटल थे ये आपको किस में स्प्लिट होते दिखाई देंगे, ये 2 अलग लेवल में स्प्लिट होते आपको दिखाई देंगे। लोअर लेवल को T2G और अपर लेवल को क्या बोलते हैं, EG बोलते हैं। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप यही कहेंगे कि जब लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल्स को तो वो ब्रेक हो जाते हैं, उनकी जो डी जनरेसी है वो स्प्लिट हो जाती है और नए 2 सेट बन के आते हैं। 2 नए सेट बन जाते हैं ऑर्बिटल्स के, जिनमें एक लोअर एनर्जी वाला होता है T2G और एक हायर एनर्जी वाला होता है EG। ऐसे करके आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज CO इज अ स्ट्रोंगर लिगेंड देन क्लोराइड। जो कार्बोनियल है CO जो है वो स्ट्रोंगर लिगेंड क्यों है क्लोराइड के बजाय। तो क्योंकि देखो CO में क्या है, CO के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो ये कार्बोनियल होता है इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं। क्या कैरेक्टर हैं कि ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है। ये क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए और मेटल के फील्ड ऑर्बिटल में से वापस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे। तो जो ये क्या करेगा, कार्बोनियल का जो कार्बन है इस पे मैंने एक ऑर्बिटल दिखाया है जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो देखो कार्बन ने क्या किया, सिग्मा से अपने बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और पाई बॉन्ड से, देखो यहाँ से पाई ओवरलैपिंग से ही क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है। तो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। कार्बोनियल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन। क्लोराइड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए जो आपका CO है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, आगे देखिए इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है कि इनमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो देखो फर्स्ट पहली बात तो सबका सेंट्रल एटम आयरन है, तो मेटल पे तो बात जाएगी ही नहीं, किस पे जाएगी, लिगेंड्स पे। यहाँ 6 वोटो मोलिक्यूल है, 6 अमोनिया मोलिक्यूल है, यहाँ पे ट्राईऑक्सिलेटो है, यहाँ पे क्लोराइड है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर आना चाहिए।
एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स जहाँ पे लगे होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं कि जो मेटल के साथ जुड़ के रिंग की फॉर्मेशन कर दें। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। जो आपका ये ऑक्सलेटो वाला कंपाउंड है ये चिलेट है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? आपका ऑक्सलेटो वाला कंपाउंड रहेगा। ओवरऑल अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो देखो, एक तो जो चिलेट बनाते हैं, चिलेट वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है ना वो आपके कार्बोनियल वाले होते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और लास्ट में आपके नॉर्मल कंपाउंड आएंगे, लाइक जैसे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये नॉर्मल केस के अंदर काउंट होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल आप चिलेट को मानोगे, सेकेंड नंबर पे आप कार्बोनियल वाले को, और थर्ड वाले को आप नॉर्मल ले लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन आपको एक ये देखो ये फॉर्मूला दे दिया है और आपको यहाँ से क्या बनाना है, इसका मतलब नेम दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको बनाना है। अब की बार देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इन्होंने काउंटर आयन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की है और इन्होंने सेंट्रल एटम की तो मेंशन करनी ही करनी है। तो देखिए आयरन दो जगह पे लिखा हुआ है, एक आयरन यहाँ आगे लिखा हुआ है, एक फेरेट यहाँ पीछे लिखा हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें। सेंट्रल एटम आपका फेरेट वाला है ना जो आयरन, वही है। हेक्सासाइनो, तो 6 इसके साथ साइनाइड लगी हुई हैं। और आगे काउंटर आयन भी कौन है इसमें, Fe है, लेकिन कितने Fe हैं वो नहीं मालूम। तो n पुट करके आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। n पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना कि कितने आयरन यहाँ पे लगेंगे, ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये वही है, प्रूशियन ब्लू कंपाउंड बनता है जो नाइट्रोजन की डिटेक्शन में। तो ये वो कॉम्प्लेक्स है, फेरी फेरोसाइनाइड इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको करना है इसको कैलकुलेट, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है, राइट दी हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। आपको हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं इसके अंदर। हाइब्रिडाइजेशन तो देखो सीधा ही दिख रही है, अगर 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं ना, अगर 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो या तो होगी D2sp3 या फिर कौन सी होगी sp3d2, है ना। या तो इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा या आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा। अब आप चेक करो लिगेंड कैसा है, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। तो फ्लोराइड तो बहुत वीक फील्ड होता है, ये पेयरिंग नहीं कर पाता, और जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक आप इनर डी ऑर्बिटल को यूज नहीं कर सकते, आउटर डी यूज होगा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3d2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी पहले, COF6, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 3 नेगेटिव चार्ज। निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, कंसिडर कोबाल्ट एज X, फ्लोराइड पे -1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करें और इसको -3 के इक्वल रख दें। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एटॉमिक नंबर इसका 27 है, 3 का इसने लॉस किया हुआ है, तो आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन आए। 24 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 18 और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डी के अंदर, तो 3d6 बन जाएगा, ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर देते हैं और एस में भी इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। भाई एस में इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, अगर उसने 3 का लॉस किया हुआ है तो एस वाले इलेक्ट्रॉन तो निकाले हैं ना उसने, तो इसीलिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आप डी में डाला करें। तो 3d6 बन रहा है। अब डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6th इलेक्ट्रॉन, ये वाला 6th इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि फ्लोराइड तो कैसा होता है, वीक फील्ड होता है। तो यहाँ पे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी बताएंगे, 4 बताएंगे। क्लियर गाइस। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnCl4 2 नेगेटिव इज 5.92। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, आपको रीज़न देना है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आई। पहली बात तो आपको एक ट्रिक है यहाँ पे, आप उसको समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो आती है ना, और उसमें जो फर्स्ट डिजिट होती है, जैसे यहाँ 5.92 है, तो ये जो पहली डिजिट होती है ना, जनरली ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रही होती है। मान लिया जाए किसी की मैग्नेटिक मोमेंट 3.94 आ जाए, तो इट मीन उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। किसी की 2.84 आ जाए तो अनपेयर्ड कितने हैं, 2 हैं। तो बस आप यहाँ पे यही बता दें कि MnCl4 2 नेगेटिव के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये आई है।
समझ आ गई बात आपको? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे भाई। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप कर पाए होंगे क्वेश्चन को, और ये चैप्टर तो इस पूरे सिलेबस में बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, इनको लर्न करने का ट्राई करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तभी आप बोर्ड में कुछ कर पाएंगे, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके बेटा, तो पढ़ते रहिए और कमेंट ज़रूर करें जैसा भी आपको वीडियोस लग रही हैं। कोई टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करें। अदरवाइज़ मैं आपको अभी क्वेश्चन सीरीज़ ही कराने वाली हूँ, कुछ बस बोर्ड के क्वेश्चन ही, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही मैं अपनी वीडियोज़ में कराने वाली हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।